हाँ जी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक, जो कि है कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध। ठीक है। अब ये वैसे आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आता है, जैसे शेखावत यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो, पर हो सकता है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उसमें अलग अलग हो, यानी अलग अलग जगह दे रखा हो ये टॉपिक। तो ये है आपका सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक और यूनिट है सेकंड। ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, शेखावाटी के अकॉर्डिंग या PDU-SU, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपने। ठीक है। तो अपना टॉपिक है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध या इसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे A और B के बीच में कोई भी बंध है, A और B दो परमाणु हैं, इनके बीच में कोई भी बंध है। अब ये वाला बंध एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों के साझे से जो बंध बनता है उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो A की विद्युत ऋणता है और B की विद्युत ऋणता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी और इसकी या तो समान हो या फिर लगभग समान हो, तभी सहसंयोजक बंध बनेगा। ज्यादा अंतर होगा तो फिर कौन सा बंध बन जाएगा? आयनिक बंध बन जाएगा। जैसे कि अपने देखते हैं एग्जाम्पल से, CH4 है। अब CH4 में एक कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं। अब हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों की विद्युत ऋणता है वो लगभग समान होती है। जैसे हाइड्रोजन की होती है 2.1 के समथिंग और इसकी होती है 2.3 के समथिंग। अब ये दोनों लगभग समान है, तो इनके बीच में जो बंध है ये वाला कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? हाइड्रोजन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? कार्बन का। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगी? अब ऐसे ही दो समान या लगभग समान विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंध, या कार्बन कार्बन के बीच का बंध, एटसेट्रा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन है, दोनों की विद्युत ऋणता एकदम सेम होगी,
यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में लगभग समान है, तो इनके बीच में जो बंध है वो कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है। अगर यही विद्युत ऋणता में ज्यादा अंतर हो जाए, जैसे कि सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन है। अब सोडियम तो धातु है, तो इसकी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, तो इस पे प्लस साइन आता है और इस पे माइनस, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? आयनिक बंध। इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा? आयनिक। जब विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है तो सहसंयोजक बंध नहीं बनता, फिर कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। ठीक है। ऐसे एक होता है उप सहसंयोजक बंध, और उसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है, वो अलग से एक टॉपिक है, तब पढ़ेंगे। पर उसमें उसमें क्या होता है? उसमें मान लो दो परमाणु हैं, एक ए है और एक बी है। अब उसमें ये सहसंयोजक बंध में तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो कौन सा बंध बन जाता है? सहसंयोजक। और उपसहसंयोजक में क्या है कि एक तो दाता परमाणु होता है, ये मान लिया कौन सा है? दाता परमाणु, और दूसरा होता है ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु, दाता परमाणु तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसको बोलते हैं डोनर भी बोल सकते हैं, डोनर एटम, और इसको एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम। ठीक है। तो ये तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये दोनों को ग्रहण करेगा, तो इसके पास खाली जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये वाला बंध कौन सा होगा? उपसहसंयोजक बंध। ये कौन सा होगा? उपसहसंयोजक बंध। ये इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहां तक आप एक बार उतार लो, उतारना चाहो तो पॉज करके। अब इसके बाद अपना टॉपिक आएगा वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कक्षकों की आकृति कैसी होती है। ठीक है। तो अगली हेडिंग है कक्षकों की आकृति। जैसे एस कक्षक है, एस ऑर्बिटल, तो उसकी आकृति कैसी होती है? ऐसे गोलाकार। ठीक है। पी कक्षक है, ये होती है गोलाकार। पी कक्षक है, उसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार, यानी कि ऐसे। डंबलाकार। अब आप लोगों को पता है कि पी कक्षक कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब मान लो ये अपनी है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है। अब पी एक्स होगा वो कहां पे होगा? एकदम एक्स के ऊपर। ऐसे ही पी वाई है वो कैसे होगा? वाई के ऊपर। और ऐसे ही पी जेड है वो कैसे होगा? जेड के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो पी एक्स ऐसे होगा, पी वाई अपने वाई ऐसे बनाइए ना, तो पी वाई कैसे होगा? ऐसे। ये वाई एक्सिस है। और ऐसे ही पी जेड ऐसे ऐसे बनाइए, तो इसके ऊपर कौन सा होगा? पी जेड।
ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर तीनों को साथ बनाना चाहें तो इस पे बना सकते हैं। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, और ये हो गया पी जेड। ठीक है, पी एक्स, ये पी वाई, और ये पी जेड। ठीक है, एक बार पॉज करके उतार सकते हो आप लोग, फिर डी कक्षक की आकृति देखते हैं। ये अपने बीबीटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें जरूरी है, अपने को पता होना चाहिए कि ये वाली आकृतियां कैसे होती हैं, तो ये अतिव्यापन कैसे करेंगे। अब है डी कक्षक। अब डी कक्षक आप लोगों को पता है कितने होते हैं, 5। हो गए 5। तो कौन कौन से होते हैं ये, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं 5 डी कक्षक। ठीक है, अब इनकी आकृति कैसे कैसे होती है, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में होगा, वाई जेड वाई और जेड के बीच में होगा, जेड एक्स जेड और एक्स के बीच में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाला होगा एक्स और वाई के ऊपर, और डी जेड स्क्वायर है वो होगा जेड के ऊपर। देख लेते हैं क्या करते हैं। जैसे ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस, और ये बनाई वाई। ठीक है, तो डी एक्स वाई कैसे होगा, एक्स और वाई के बीच में होगा बिल्कुल, ऐसे होगा। ठीक है, और डी वाई जेड कैसे होगा, अब देखो जरूरी नहीं है एक्स यहीं पे माने अपने, कैसे भी मान सकते हैं। अब 3D में जो जेड है, अगर वाई यहाँ पे माने तो जेड ऐसे होगी सामने, और अपने कैसे भी मान सकते हैं, यहाँ पे तो 3D दिखा नहीं सकते, तो इनको हम मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वाई जेड कैसे होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे, और डी जेड एक्स ऐसे ही एक्स और जेड के बीच में। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होगा ऐसे। तो ये तो अपना कौन सा है, डी एक्स वाई, ये कौन सा है डी वाई जेड, और ये कौन सा है डी जेड एक्स। ठीक है, इन तीनों को अपने बोलते हैं टी टू जी, यानी ये तीन है ना, इन तीनों को क्या बोलते हैं टी टू जी, इनको बोलेंगे टी टू जी। और ये दोनों हैं इनको बोलते हैं ए जी, ए जी। जब अष्टफलकीय ज्यामिति होती है ना, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति, तब तब बोलते हैं टी टू जी इसको, इन तीनों को, और इनको क्या बोलते हैं ए जी। जब चतुष्फलकीय होती है तो ये जी हट जाता है, फिर इन तीनों को क्या बोलेंगे टी टू, और इन दोनों को क्या बोलेंगे ई। ठीक है, ये बाद की बातें हैं, जैसे उपसेय से पढ़ेंगे ना, तब तब बताएंगे इनके बारे में डिटेल से ये क्या होते हैं। अब अपने तीनों कक्षक ये तो हो गए, इनकी आकृतियां कैसे होती हैं, इनकी आकृति को बोलते हैं डबल डमलाकार। आकृति कैसी होती है, डबल डमलाकार। ठीक है,
तो यहाँ तक एक बार उतार लो आप लोग, फिर अपने ये दोनों और देखते हैं ये दोनों क्या करती है, कैसी होती है। अब अपने हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैसे होगी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये वाली होती है एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर और ऐसे वाई के ऊपर, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर ये मान लो एक्स है और ये जेड है, तो डी जेड स्क्वायर कैसे होगी, ऐसे जेड के ऊपर, और यहाँ पे ऐसे एक डिस्क होती है, ऐसे वर्ताकार डिस्क होती है, जैसे कि ये वाला जेड डी जेड स्क्वायर है, ये ऑर्बिटल ऐसे है और फिर इसके चारों ओर ऐसे होगी डिस्क, तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये दोनों सेट कैसे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इजी सेट, ठीक है। वो पहले तीनों में बनाए थे जो एक्सों के मध्य में थे, वो कौन से होते हैं, टी टू जी, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्सों के ऊपर स्थित होते हैं, वो तीनों बनाए थे, वहां पे लिख सकते हो आप एक्सों के मध्य, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों क्या होते हैं, एक्सों के मध्य स्थित, ठीक है। यहां तक चलो अब अपने आगे चलते हैं वीपीटी के ऊपर। वैसे तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, पर यहाँ थोड़ा डिटेल से देखेंगे और भी। अपना टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, या फिर इसी को बोल सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में लिखे तो वीबीटी। अभी देखो, सबसे पहले जो वीबीटी है यानी संयोजकता बंध सिद्धांत है, वो किसने प्रतिपादित किया, तो यह सिद्धांत हिटलर तथा लंदन द्वारा प्रतिपादित किया गया। हिटलर और लंदन द्वारा ये वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा
पोलिंग व स्लेटर ने इसमें सुधार किया। ठीक है, तो प्रतिपादित किसने किया? हिटलर तथा लंदन ने। और इसमें सुधार किसने किया? पोलिंग व स्लेटर ने। ठीक है, इस सिद्धांत को परमाणु कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इस वाले सिद्धांत को और क्या कह सकते हैं? परमाणु कक्षक सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो देख लेते हैं एक एक करके अपने, और समझ लेते हैं उनको अच्छे से। यहां तक एक बार उतार लो आप लोग। इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अब जो भी सहसंयोजक बंध बनता है ना, वो किससे बनता है? जैसे ए और बी के बीच में सहसंयोजक बंध था। अब इस बंध के बनने में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? तो इसका पहला पॉइंट यही है कि जो ए है और बी है, इन दोनों के परमाणु कक्षक हैं। अब परमाणु कक्षक भी कौन से? यानी इसका परमाणु कक्षक और इसका परमाणु कक्षक, पर कौन से? संयोजकता कोष कक्षक, संयोजकता कोष वाले। दोनों के क्या है? संयोजकता कोष वाले कक्षक हैं। वो ही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? सहसंयोजक बंध के निर्माण में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन कार्बन के बीच में था, सहसंयोजक बंध था, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब इसका संयोजकता कोष कौन सा है? ये वाला, 2 वाला। तो ये है, सिर्फ ये ही भाग लेगा किसमें? सहसंयोजक बंध के निर्माण में। ऐसे ही इसका भी ये वाला ही। और हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में तो 1s1 एक ही होता है, और यही संयोजकता कोष होता है उसमें। ठीक है, नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, तो उसमें ये भार वाला जो संयोजी कोष होता है ना, उसी के कक्षक भाग लेंगे किसमें? सहसंयोजक बंध के निर्माण में। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सहसंयोजक बंध के निर्माण में परमाणुओं के संयोजी कोष के कक्षक, संयोजी कोष के परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं। यानी कि
कौन से कक्षक भाग लेंगे? जो संयोजी कोष में परमाणु कक्षक है ना, सिर्फ वही भाग लेंगे। संयोजी कोष कौन सा होता है? सबसे बाहर वाला कोष। जैसे कि ये कोई नाभिक है परमाणु का, इसके बाहर ये कोष है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहले कोष कौन सा है? 1, यानी n बराबर 1, दूसरा n बराबर 2, तीसरा n बराबर 3। तो जो सबसे, अब इस परमाणु के अंदर कौन सा है सबसे बाहर वाला? n बराबर 3। तो इस कोष में जो परमाणु कक्षक है ना, वही भाग लेंगे किसमें? सहसंयोजक बंध निर्माण में। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया कि सहसंयोजक बंध के निर्माण में संयोजी कोष के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। अब परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो उनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे? तो जो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे कार्बन का एग्जांपल देखा था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2, 2s2, 2p2। अब बाहर वाला कोष कौन सा है? ये वाला। तो 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 और 2। ठीक है, तो जो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाला, इन दोनों कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ही बंध बनाने के काम आएंगे, बाकी बंध बनाने के काम नहीं आएंगे। ये वाला बंध बनाने के काम नहीं आएगा, सहसंयोजक बंध निर्माण के दौरान ये वाला काम नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि वीबीटी तो अभी इतना ही बताती है कि जो अर्धपूरित होते हैं ना कक्षक, सिर्फ वही काम में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? सहसंयोजक बंध निर्माण के दौरान परमाणु कक्षकों के अर्धपूरित कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं या अतिव्यापन में भाग लेते हैं। अतिव्यापन क्या होता है अभी देखेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए, एक बार उतार लो आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अतिव्यापन का मान जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। अब इसका क्या मतलब है? अतिव्यापन का मतलब जैसे कि एक एस कक्षक है और दूसरा एस कक्षक है, ये एस कक्षक और दूसरा एस कक्षक, ये दोनों जब पास आएंगे तो इनके बीच में होगा अतिव्यापन। ये इसका नाभिक है और ये इस परमाणु का नाभिक है। ठीक है, तो दोनों पास आएंगे तो इनके बीच में ऐसे होगा अतिव्यापन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये भी है, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। विपरीत का मतलब अगर एक ऐसे है तो दूसरे का ऐसे होना चाहिए।
तभी वो अतिव्यापन होगा, वरना नहीं होगा। एक का ऐसे है और दूसरे का भी ऐसे है तो अतिव्यापन नहीं होगा। इसको अपना चक्रण चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके इनके बीच में अतिव्यापन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में हो गया अतिव्यापन। अब ये मान जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा अतिव्यापन, बंध उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे कक्षकों की आकृति बढ़ती जाती है ना, तो अतिव्यापन का मान कम होता जाता है, यानी उनमें जो अतिव्यापन है वो इतना प्रबल नहीं होगा। छोटे कक्षकों में बढ़िया होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा या तो समान या फिर लगभग समान होनी चाहिए। तो अपने लिख देते हैं लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ऊर्जा का क्या मतलब? अब जैसे यहाँ पे कोई परमाणु है, परमाणु ए, और इधर है परमाणु बी। ठीक है, अब इसका ये कोस है n बराबर 1, इसका है n बराबर 2। तो इसका जो संयोजकता कोस है वो मान लो कि दूसरा है। इसमें मान लो ऐसे 4 कोस है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी ऊर्जा तो क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ही कोस है संयोजकता कोस। यहाँ पे n बराबर क्या है, 4 है, तो इसका संयोजकता कोस है, तो इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा। अब इन दोनों के बीच में अतिव्यापन नहीं हो सकता, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसका 2 और इसका 2 ये आपस में अतिव्यापन कर सकते हैं। 3 वाले की भी ज्यादा ही हो जाती है, तो ये भी इसके इसके साथ अतिव्यापन नहीं कर पाता। यहाँ तक एक बार आप उतार लो पॉज करके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणु के मध्य में केंद्रित होता है, या सकेंद्रित बोल दो, सकेंद्रित होता है। इसे ही इलेक्ट्रॉन अभ्र या इलेक्ट्रॉन क्लाउड
यानी इलेक्ट्रॉनों का बादल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। अब जैसे अपने अभी अभी एग्जांपल देखा था ना एस कक्षक का, ये एक एस कक्षक है और ये दूसरा एस कक्षक है। इन दोनों के बीच में अतिव्यापन होता है ऐसे। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में आ जाता है। यानी इसका केंद्रक ये है और इसका इसका सेंटर ये है, यानी कि परमाणु नाभिक ये है और इसका नाभिक ये है। तो इन दोनों के बीच में अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप दोनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में आ जाता है। और ये फिर दिखेगा कैसे, इसको ऐसे दिखेगा, ये इसका नाभिक हो गया और ये दूसरे का नाभिक हो गया। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, दोनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्र या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं तथा इनकी दिशा वही होती है जो परमाणु कक्षक की दिशा है, जो परमाणु कक्षक की दिशा होती है। यानी सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं, दिशात्मक, यानी उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होते हैं, बंध बनाते हैं। अब कौन सी डायरेक्शन होगी ये कैसे पता चलेगा, अपने को ये तो पता है ना परमाणु कक्षक है, उनकी डायरेक्शन होती है कुछ ना कुछ। अब जो परमाणु कक्षक की डायरेक्शन होगी ना वही डायरेक्शन क्या होगी सहसंयोजक बंध की। जैसे कि एक है ये एस कक्षक और इसका अतिव्यापन अपने करवा रहे हैं मान लो पी कक्षक के साथ। अब पी कक्षक कितने होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब तीनों की दिशा अलग अलग है, ये एक्स है पी एक्स, इसकी दिशा किस साइड है, एक्स एक्सिस पर, ये वाई पर और ये जेड पर। अब मान लो इसके साथ हम ये पी एक्स ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे जो एस कक्षक और पी कक्षक में अतिव्यापन होगा वो किस साइड से होगा, एक्स के ऊपर ही होगा। यानी कि ये वाला कक्षक है ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जाकर ही इसके साथ अतिव्यापन कर सकता है, दूसरी दिशा से आएगा तो अतिव्यापन नहीं होगा। मान लो ये इस तरफ से जाके अतिव्यापन नहीं कर सकता और ना ही इस साइड से, ये या तो इस साइड से आए या फिर इस साइड से, एक्स के ऊपर आएगा ना तभी अतिव्यापन होगा, इन दोनों के बीच में तभी अतिव्यापन होगा ऐसे। ठीक है, पॉज करके उतार लो। अब इसका लास्ट पॉइंट है,
समान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में जो कक्षक दिशात्मक होता है वह अधिक प्रबल बंध बनाता है, अधिक प्रबल बंध बनाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि समान ऊर्जा यानी कि 2s 2p। अब दूसरे कोस के हमने कक्षक ले लिए, एक 2s और एक 2p, दोनों की ऊर्जा समान है क्योंकि कोस क्या है, सेम है, दूसरा कोस है, सेकंड सेल है। तो s की आकृति कैसी होती है, ऐसे गोलाकार, ये गोलाकार होती है, ऐसे यहाँ पे गोला बना नहीं सकते ना, सर्कल ही बनेगा दिखेगा, और ये डमलाकार यानी कि ऐसे। अब इसकी तो दिशा होती है, कुछ ना कुछ दिशा है, ये वाली बनाई, ये एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई पे, जेड पे, मान लो ये किस पे है, जेड पे है, ये जेड बोल देंगे, जेड पे होगा तो इसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी कि ये ऐसे फुटबॉल के जैसा है, उसकी इसकी कोई दिशा नहीं है। तो अगर जिनकी ऊर्जा समान है तो उनमें से जो अधिक दिशात्मक होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल बंध बनाएगा। अब इस वाले कोर्स में अगर एक तो एस अतिव्यापन करेगा और एक पी अतिव्यापन करेगा, तो ज्यादा प्रबल बंध कौन सा बनाएगा, पी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट को हम हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यानी H2 जो अणु है, हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध है। अब ये वाला सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में पास पास आते हैं तो उनके बीच में कौन कौन से बल लगते हैं, यानी कौन कौन से आकर्षण बल लगते हैं, कौन कौन से प्रतिकर्षण बल लगते हैं, वो देखते हैं। जब दो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु दोनों को नाम दे देते हैं कोई भी, HA व HB, अनंत दूरी से। अब अनंत दूरी का मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ से स्पेस में चले जाओ, इतनी दूरी नहीं, परमाणु के तो इतना छोटा होता है, दिखता भी नहीं है, तो उसके लिए तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी उसके लिए अनंत दूरी है। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु HA व HB अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके मध्य दो प्रकार के बल लगते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि ये है अपना पहला हाइड्रोजन जिसको नाम दे दिया HA, ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऐसे दिखा दिया, और दूसरा
ये बना दिया। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये है Hb। अब ये दोनों आपस में पास में आएंगे तो इनमें कौन कौन से बल कार्य करेंगे? जैसे कि पास आएंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और यहाँ पे नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। तो इस पे माइनस प्लस, माइनस प्लस, दोनों पास में आएंगे। पास में आएंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पे माइनस माइनस चार्ज है, एक जैसे चार्ज होंगे तो इनमें आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो प्रतिकर्षण होगा। और इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसका नाभिक, इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस माइनस चार्ज है प्लस। तो ये वाला, या फिर ऐसे बोल दो ये वाला, ये दोनों क्या होंगे? आकर्षण, आकर्षण बल। अब एक बल ये भी तो लगेगा इस प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पे जो नाभिक है इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा? दोनों पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। यानी जब भी दो परमाणु पास में आते हैं तो उनके बीच में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल है ये तो किस किस के बीच में लगेगा? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। प्रतिकर्षण बल है वो कहाँ कहाँ पे लगेगा? इलेक्ट्रॉनों के बीच में और नाभिकों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है ना लाइन, तो यहीं पे लिख लेना, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन से? एक नंबर लगा के लिख लो, आकर्षण बल, और दूसरा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये इसके जो मुख्य पॉइंट थे, मुख्य बिंदु थे, वो खत्म हो गए। उतार लो आप लोग पॉज करके। हाँ जी ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके मुख्य बिंदु तक आगे का अति व्यापन, एसएस के बीच में अति व्यापन, एसपी के बीच में अति व्यापन और उसके एग्जाम्पल्स हैं वो आगे क्लासों में देखेंगे। ठीक है।